देखो, टू फेजेस ऑफ लाइफ, बिहेवियरल स्वयं, इकोनॉमिकल अहम। जो स्वयं है बिहेवियरल, वो चेंज करता है, चेंज चाहता है, वांट चेंज, बट इम्परफेक्ट होता है और रिपीटेबल होता है। इकोनॉमिकल जो अहम होता है वो वांट रिपीट करता है, मतलब दोहराव चाहता है, बट चेंजेबल होता है और परफेक्ट होता है। यदि हम किसी भी व्यवस्था में हैं तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं आपकी हर पल प्रभावित होती है ड्यू टू इन्वायरमेंट के कारण। तो लगातार आपको न्यूट्रल करना पड़ता है, मतलब उसे व्यवस्थित करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ड्यू टू लॉन्ग टर्म यू विल थिंक एक्यूरेसी फॉर परफॉर्मेंस, देन यू बिल्ट एफिशिएंट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट। मतलब कि जब आप न्यूट्रल करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि मुझे ऐसी एक्यूरेसी चाहिए जो कि परफॉर्म करे बेटर। देन आप बिल्ड करते हो एक एफिशिएंट सिस्टम जो कि आपके लिए परफेक्ट होता है। लाइफ के टू फेज है, एक स्वयं जो बालक की तरह है, व्यवहारिक है, मतलब बिहेवियरल, जो कि इम्परफेक्ट है। सेकंड फेज अहम, जो गुरु की तरह है, व्यापारिक है और परफेक्ट है क्योंकि ये मैच्योर है। व्हाट इज मैच्योरेशन? जो इन्फ्लुएंस हो चुका है अपने आसपास के वातावरण से। टू फेजेस ऑफ इन्फ्लुएंस, गुड फेज, बैड फेज। गुड फेज क्या? आफ्टर मैच्योरेशन रियलाइज टू, बैड फेज बिफोर मैच्योरेशन रियलाइज टू। अब ये जो टू इंडिकेट कर रहा है ये है लाइफ ऑफ बिहेवियरल एंड इकोनॉमिकल बैलेंस्ड को। ठीक है, कि बिहेवियर और इकोनॉमिकल बैलेंस होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ आफ्टर, मुझे बताओ दवाई का एहसास। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा। असर तो समान होगा दोनों परिस्थितियों में, केवल एहसास या मेंटल रिलीफ की बात कर रहा हूँ मैं। मेजरली मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बताओ दवाई का एहसास जब आप रोज़ाना ले रहे हो बीमारी आने से पहले, या जब बुखार है तब एहसास ज़्यादा होगा? आपका आंसर होगा कि जब बुखार है तब ज़्यादा फ़र्क करेगा। परंतु यहाँ पे एक और चीज़ हम थोड़ा मिस्टेक वाले क्राइटेरिया से भी देख लेते हैं कि वहाँ से हम क्या समझते हैं। देखो, अगर आप दवाई पहले ले रहे हो तो आपको वो बीमारी तो कभी चढ़ने की ही नहीं, वो बीमारी कभी नहीं आने की, क्योंकि आप उसका एंटीडोट पहले ही ले रहे हो। परंतु वो एंटीडोट अपने आप में एक नशा बन जाएगा, वो एक आदत बन जाएगी जो कि कई बीमारियाँ और ला देगी केवल उसको छोड़ के। कुछ समझ में आया? मैं यहाँ पे अपने अगर पर्सपेक्टिव में कहना होता तो मैं केवल ये कहता कि उसको मत देखो कि क्या बोलते हैं, अगर हम डेली पहले लेते तो हमारा तो फ़ायदा होता। तुम केवल इस पे ध्यान लगाओ कि दवाई तब लो जब बुखार हो। तब तो आप मेरे परसेप्शन से चलते, बट मैंने क्या था परसेप्शन से थोड़ा अलग चला। मैंने आपको क्या बताया कि एक बार उस डायरेक्शन पे भी जाओ कि होता क्या है, देख कर तो आओ कि गलती ऐसी क्या गलती है, वो गलती कहला रही है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। कभी एक बार गलती का भी तो देखो दोहराव, कि जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्या उनमें कुछ अलग क्राइटेरिया होता है? क्या जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट सोच लेता है वो एक आम व्यक्ति क्यों नहीं सोच पाता? कभी उस सिचुएशन में देख कर लाओ, जैसे मैंने देखा इन 2 महीनों में क्या बोलते हैं, मई से लेके जून के महीने में मैंने चीज़ें कैसी की। मुझसे एक भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो रही, जो चीज़ मैं पहले जानता भी था वो भी नहीं कर पा रहा। मैं गेम खेलता था, गेम मैं खेलता नहीं हूँ। पहली बात गेम मैं बहुत कम डाउनलोड करता हूँ, गेम मुझे गेम पसंद ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, हाँ, ना मुझे पैसा पसंद, ना मुझे गेम पसंद, ना वो, पर मुझे बनाना गेम पसंद है, पैसा बनाना पसंद है, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है। मतलब दूसरों को बेचना पसंद है, मुझे खुद उसमें खेलना पसंद नहीं है। मैं दूसरों को प्रभावित करना पसंद करता हूँ, खुद प्रभावित नहीं होता। ठीक है, मेरा ट्रेट ये है पहली बात तो मैंने मान लो मैंने एक बार यूँ सोच लिया कि चलो भाई मुझे 1.5 साल हो चुका माइनक्राफ्ट ना खेले हुए। हाँ जी, इतना लंबा समय हो जाता मुझे ना खेले हुए, क्योंकि मैं कभी भी दोबारा नहीं आता। 1.5 साल बाद चलो अब डाउनलोड करते। माइनक्राफ्ट खेलते खेलते मैंने टेक्सचर वगैरह सब लिख दिया। अब क्यों नहीं लिखा पा रहा था मैं? अब तो मैं हल्का सा भी लॉजिक नहीं बना पा रहा, क्योंकि इन 2 महीने जो परिस्थिति या व्यवस्था चल रही थी, जो चक्कर चल रहा था, वो कह रहा था कि तुम अब रिलीव करो कि एक गरीब व्यक्ति क्यों नहीं सोच पाता। तब मुझे एहसास हुआ कि किस्मत नाम की भी कुछ चीज़ होती है, परिस्थितियाँ नाम की भी कुछ चीज़ होती है। फिर मैंने वहाँ भी मॉड्यूल्स बना दी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर हम आलस्य है, हमारा दिमाग नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। परिस्थिति चेंज कर दी, जगह बदल दी, वातावरण बदल दी, बदलता गया, और जैसी परफेक्ट मिली वहीं पर लॉन्च हो गया। ये हमारा डेवलप माइंड सेट हो गया, रिच माइंड सेट। फिर मैंने वहाँ पर ये भी देखा कि अमीर लोग जो है अहंकारी होते हैं। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बना रखा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर अलग होते हैं, ह्यूमन्स अलग होते हैं, ह्यूमन कभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकर नहीं बन पाता। तो वहाँ भी मेरा अहंकार दिख रहा था। धीरे धीरे समय के संग क्या हुई, मैच्योरेशन। तो अब मैंने क्या कर लिया, जब मैंने उनको रियलाइज़ करा कि देखो
देख इंजीनियर जो है अहंकारी होते हैं, घमंडी होते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, एक आम नागरिक को। तो मैंने आम नागरिकों की साइड को देखा अपने आप में, देन मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ अब मैं जो बनूँ, अब मैं अहंकारी नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ अहंकारी? क्योंकि मैं खुद रियलाइज़ कर चुका गरीबी का यही वरदान है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेजली आपको ये पता चल जाता है कि फिर आप अपमान नहीं करते गरीब का, क्योंकि आपको पता चल जाता है कभी ना कभी मेरी भी ऐसी थी परिस्थिति। तो ये रियलाइजेशन हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मिस्टेक, उस गलती में जाओ तो सही। आप देखो तो चलिए, सोचो आपने कहा मैं इतना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, इससे नहीं होते, ये तो नालायक है, वो है, ठीक है। आप एक बार गए, अब आपको भगवान ने उसी की ज़िंदगी दे दी, अब आपको भी मैथमेटिक्स से फियर लग रहा है। अब अपना फियर, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, परिस्थितियों से आगे कभी नहीं जाओगे। आपको फियर कभी आपका समाप्त हो ही नहीं सकता। ये एक्यूरेटली है। ये तब समाप्त होगा जब आप भूल जाओगे कि मैं मैथ से फियर करता हूँ। मतलब जब आप मैथ को छोड़ दोगे तो बाकी सब में आपका फ्रीडम आ जाएगा, क्योंकि आपका डर कहाँ था? मैथ में था, फियर में था। और मैथ के पीछे पड़े थे तब फियर बार बार डर आ रहा था। जैसे इंग्लिश लोग आपको प्रेशराइज करेंगे, इंग्लिश पढ़ो, तो आप अपने अंदर का जो फ्रीडम है, जो टैलेंट है, वो ला ही नहीं पाओगे कभी। जो एक्सप्रेशन है, जो बातें हैं, जो क्या बोलते हैं वैल्यूज़ है, वो कभी आ ही नहीं पाएगी। क्यों? दुनिया के अनुसार चल रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो ये नहीं करना लाइफ में, पहली बात तो मेजरली, ठीक है ना। तो एवरी टाइम आपको थिंक करना है कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, ठीक है, बट मैं कहीं और परफेक्ट हो सकता हूँ। लाइफ है मेरी, मैं चॉइस करूँगा, मैं चूज़ करूँगा, और मुझे सोचने का मौका दो। हमेशा ये ध्यान रखना है, हमेशा एवरी टाइम ये थिंक रखना है। मिस्टेक को देखो तो सही, वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा, ठीक है, मैथमेटिक्स में सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी और चीज़ में ठीक होगा। अब वो मैथमेटिक्स के पीछे पड़ जाएगा तो वो हो गया ना बात वही। अब तुम कहोगे मैथमेटिक्स, तो तुम प्रेशर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि तुमने कभी रियलाइज़ ही नहीं करा मैथमेटिक्स होती क्या। मैं खुद मैथमेटिशियन हूँ, पर मैं मैथमेटिक्स से डरने लग गया था, और मैं ना चाह कर भी उससे निकल नहीं पाया। जब तक मैंने मैथमेटिक्स छोड़ ही नहीं दी, मैंने कहा मुझे मैथमेटिक्स पढ़नी ही नहीं, तब तक मेरा फियर ही नहीं निकल पाया। तो ये हकीकत होती है, इस लाइफ का एहसास करना होता है। कि एक बार जब मैंने मिस्टेक में जाके देखा कि अगर मैं दवाइयाँ पहले भी लेता हूँ तो वो गलती क्यों खिला रही है? वो गलती इसलिए खिला रही है कि जब मैंने दवाइयाँ ले रहा हूँ तो वो बीमारी तो नहीं आ रही जो मेरे दवाई ना खाने से आ रही थी, परंतु उस बीमारी को छोड़ के वो नशा सा बन गया। अब मैं उस दवाई को एवी ले रहा हूँ अपने मज़े के लिए, और अब क्या हो गया, उसके चक्कर में 10 जो अलग बीमारी थी जो मुझे आ नहीं रही थी वो आ गई मेजरली। तो ये गलती है, ऐसे एहसास होता है, ठीक है, लाइफ में। इसे कहते हो कि नई लाइफ आपको बोर्न करनी आ गई। अब मैं बात करता हूँ जैसे 2 फेजेज ऑफ इन्फ्लुएंस की। गुड फेज होता है आफ्टर मैचुरेशन रियलाइज टू, बैड फेज होता है बिफोर मैचुरेशन रियलाइज टू। 2 से इंडिकेट है लाइफ ऑफ को कि बिहेवियरल और इकोनॉमिकल का बैलेंस, व्यवहारिक और व्यापारिक का बैलेंस, मतलब कि स्वयं और अहम का बैलेंस, संतुलन जो पूर्ण रूप है। बेनिफिट ऑफ आफ्टर, अब आफ्टर का बेनिफिट क्या हो गया? मुझे बताओ, दवाई का एहसास जब आप रोज़ाना ले रहे हो तब होता है, या बीमारी आने से पहले, या जब बुखार आए तब एहसास ज़्यादा होता है? एब्सोल्युटली सी बात है कि ज़्यादा तभी होगा जब बीमारी आई है और उसको हम क्योर कर लें, मेजरली सी बात है। बट यहीं पे मैंने बात करी कि परिस्थिति दोनों सेम है, केवल एहसास का फ़र्क आ जाता है। मैचुरेशन में भी ये अंतर है कि मैचुरेशन में आपको एहसास हो जाता है, रिलीफ हो जाता है कि उसके संग क्या बीत रहा है। ऐसा मेरे दिमाग का अलग केमिकल होता है, इसलिए मुझे ये चीज़ आसान लग रही है। उसके दिमाग के बेचारे की लिमिट है, अब उस लिमिट में वो बेचारा किस तरीके से इन चीज़ों को डेवलप करेगा, किस चीज़ें से वो अपने आप को बेटर बनाएगा, परफॉर्म करेगा। और यहाँ मुझे उसकी रियलिटी पता चली। अब एक चीज़ बता दूँ, एक रियल पॉलिटिकल पर्सन हमेशा एक व्यवहारिक होता है, व्यापारिक नहीं होता। एक एवरी रिच पर्सन व्यवहारिक होता है, व्यापारिक नहीं होता। पुअर पर्सनस ऑलवेज व्यापारिक होते हैं। और इसलिए पुअर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके थांपे पे छप गया माथे पे। पुअर एक कैटेगरी है जिसमें कोई भी व्यक्ति आ जाता है। अत्यधिक व्यक्ति व्यापारिक कैटेगरी में ही होते हैं, वो इकोनॉमी को ही अपनी जीवन मान के चलते हैं, पैसे को ही सब कुछ मान के चलते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। एब्सोल्युटली मैचुरेशन टाइम के साथ आती है। जब आप टूटते हो, बिखरते हो, तो ऐसे कनेक्शन बनाते हो जो जटिल दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनते हैं। गलतियाँ करते हो, समझते हो कि हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ मैंने ये सिस्टम तो डिज़ाइन कर लिया, अब इसमें क्या कमी है, तो उस कमी को सुधारते धीरे धीरे वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, बेटर बन जाता है एक्यूरेसी के साथ। दिस इज़ द गुड फेज ऑफ इन्फ्लुएंस। ये लाइफ का गुड फेज है। क्यों? लाइफ में अगर आप 10 फील्ड रखोगे, बचपन में आप 10 फील्ड रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी फील्ड कौन सी है।
पर बड़े बड़े होते होते आपको एक फील्ड चूज़ कर लेनी है, और चूज़ करोगे ही करोगे एंड टू एंड आके, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता चलेगा ये मेरी फेवरेट की, तो मैं क्यों इग्नोर करूँ इसे। आप मानवीय चीज़ें दिखाओगे, प्रभावित होगे, और यही आपकी लाइफ का गुड फेज है कि अब आपको रोल पता चल गया कि मेरा रोल क्या है इस धरती पे, ठीक है। टाइम के साथ आप समाज में होकर भी समाज से प्रभावित नहीं होते, और जो टाइम से पहले हो जाते हैं वो टाइम से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो लोग टाइम से पहले बिन गलती करे सक्सेस पा लेते हैं वो हमेशा खुद ही अपने आप में कहते हैं कि मेरी फील्ड अनंत है, पर वास्तविक में उसकी फील्ड ही इकलौती होती है। और जो टाइम के साथ होते हैं उनको पता होते हैं मेरी फील्ड अनेक होती, अब मैं उस अनेकों में किन में बेटर हूँ सबसे ज़्यादा, वो उनको पता होती है, इसलिए वो समाज में होकर भी प्रभावित नहीं होते। मान लो वो लीडर होते हैं जो पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, पर खुद ये इन चीज़ों की आदत नहीं डालते, दूसरों को डलवा रखी होती है, क्योंकि उन्हें पता है दुनिया चलती ऐसी है, दुनिया की सोच छोटी है, तो उनको छोटा कैसे रखा जाए उन्हें आता है ये। अब देखो, एक गॉडफादर का मतलब है जो सब कुछ जानता है, क्योंकि वह अनेकों गलती कर चुका है, अनेकों बार दोहरा चुका है, इसलिए वह पूर्ण योग्य है। क्योंकि योग्यता वही कहलाती है जिसको गलती करने के बाद एहसास होता है कि ताकत केवल ताकत नहीं है, ताकत वह है जिसको जिम्मेदारियों के साथ अपनाया जाए और वो दोहराने से आ जाएगा। डिसिप्लिन 3 तरीके से एक्वायर करो। एक डिसिप्लिन पकड़ो, उसे तब तक प्रोडक्टिव बनाओ वह परफेक्ट ना हो जाए आपके लिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट पीस हो एक फजल का। मल्टीपल डिसिप्लिन ऑलवेज चेंज मत करो, वरना हमेशा सैड रहोगे, क्योंकि हर डिसिप्लिन अलग होता है। तो ऑलवेज बिगिनिंग एरा, शुरुआती समय में इम्परफेक्ट कहलाओगे और संघर्ष बहुत आएगा, और संघर्ष जीवन में हर पल अच्छा नहीं है। संघर्ष का रूप बदलता है, पर रूप बदलते टाइम पे वो अच्छा लगता है, वो काम में भी बदलता है, कार्य में भी बदलता है, समय में भी बदलता है। परंतु अगर केवल वही संघर्ष में रहोगे कि शुरुआती चरण में, तो ये जीवन का वही है कि बिगिनिंग स्टार्ट है अब तक, और उम्र बीतती रहेगी, और आखिर में क्या होगा, आप मर जाओगे और आपका दूसरा जन्म होगा, दोबारा चालू करोगे। देखो, व्यवस्थाओं का कभी वो नहीं है। मैं एक चीज़ बता, मैं कितना भी कह लूँ कि ये शरीर बढ़ जाएगा, आप मर जाओगे, क्या बोलते हैं, फिर आपने करा ही क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप अगले जन्म में दोबारा होगे, आपकी क्रियाएँ आपके कर्म रह चुके हैं, वो आप दोबारा करोगे पुनः। बस ये हो जाएगा, वातावरण बदल जाएगा, जगह बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर आज आप कोई काम नहीं करते, आप कोई कोर्स अपना पूरा नहीं करते, डेली लगातार कंसिस्टेंसी के संग नहीं करते, मान लो IT का मुझे कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कुछ पढ़ा रहा है, मुझे डैम पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है, अब मैं उनके नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, एंड टू एंड जाके वो नोट्स पीछे छूट जाएंगे, मैं उनको कभी नहीं लिख पाऊँगा। और डेली लिखना बेहतर है ना कि इकट्ठा एक संग लिखना, है ना, ये कहने वाली बात है। परंतु मैं यहाँ भी तब भी यही बात कहूँगा कि अगर आप नहीं लिखते, आपका बर्डन हो चुका है, तो एंड टू एंड आपको यही चीज़ होगा कि पीछे को छोड़ के अब आपको कहना होगा कि मैं इस चीज़ के काबिल नहीं था, अब मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, अब मैं दोबारा पुनः क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, दोबारा साथ के साथ नोट्स पढ़ रहा हूँ, और दोबारा साथ के साथ नोट्स लिख रहा हूँ, मतलब नया चक्र या नई लाइफ मैंने बोर्न करी उस IT सेक्टर में। तो समझ में आया मेजरली कि इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एंड हो चुकी, एंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और स्टार्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टार्टिंग ऑलवेज आप रहते हो, बस ये है कब तक बने रहते हो। तो ऑलवेज बिगिनिंग एरा में इम्परफेक्ट कहलाओगे। अब तीसरा पॉइंट, यदि लगे ये मेरा डिसिप्लिन नहीं है, तब फाउंड करो योर ओन डिसिप्लिन बाय योर ओन हैबिट्स या टैलेंट्स। हैबिट्स को ही टैलेंट्स कहते हैं, क्योंकि आदतें जैसी होगी वैसा ही हुनर होगा आपके अंदर, ठीक है। और डिसिप्लिन क्या है, वो लाइफ या प्लेटफॉर्म जहाँ आप वर्क कर रहे हो, किस तरीके से वर्क कर रहे हो, यहाँ चेंज करो। किस लिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ढूंढना है, अभी फाइंड करना है अपनी लाइफ के हर एक फजल को। देन यू बिल्ट योर एम्पायर, तब तुम अपना साम्राज्य बनाओगे, एम्पायर बनाओगे। अब एम्पायर का मतलब समझ लो, एम्पायर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एम्पायर एक व्यवस्था है, ना कि एक व्यक्ति की पहचान है। जैसे एक ट्रेड मतलब एक कैटेगरी वाले व्यक्ति द्वारा उनका क्षेत्र ही उनका साम्राज्य कहलाता है, यानी ऐसी व्यवस्था जो सादृश्यवादी कहलाती है, अपने विचारों के हित में जैसे उनके विचार है उस तरीके से उनकी जो जाति है वो अपने आप में एक परफेक्ट है। यही क्या बोलते हैं, परफेक्ट कहलाता है, यही साम्राज्य वाला कहलाता है, यही डेवलपमेंट कहलाता है। और रियलिटी में आप देख लो, एक जाति बच जाति में भी आप देखा होगा कि जाट गुजर जो होते हैं लंबे चौड़े होते हैं, वो मतलब कि ये नशे वसे के आदि होते हैं, ये से बचलोर होते हैं। व्यापारी बनिया देखा होगा, वो दिमाग बहुत चलाता है उसका, क्या बोलते हैं, दिमाग बहुत तेज़ होता है। और ब्राह्मण में देखा होगा लालची होते हैं, ये थोड़े मतलब
बुद्धिमान इन चीज़ों के पीछे बहुत रहते हैं, ट्रैप में फंसना, लूप में फंसना है, नौकरी के पीछे पड़ना, सक्सेसफुल लाइफ के पीछे ज़्यादा जाना। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या होगा वर्ण व्यवस्था। ये इसी तरीके से कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही विचार जब पीढ़ी में चल रहा है तो चीज़ें बेहतर होती चली जाती है, परफेक्ट होती चली जाती है। और ये लाइफ में देख लो कि जो क्षत्रिय है वो अपने में परफेक्ट है, ब्राह्मण अपने में परफेक्ट है, तो 4 तरह के परफेक्शनिज्म भी आ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था है वो 4 तरह के परफेक्ट कैटेगराइज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगा कि परफेक्ट के अंदर भी इम्परफेक्ट होता है, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेजरली। अब आता है, यदि धन पाना है तो 3 तरीक़ों से सबसे ज़्यादा पाओगे, तो बर्बादी की आशंका भी सबसे अधिक इसी में है। कुछ ना कुछ बेचो, पहला पॉइंट, कुछ ना कुछ बेचो। यदि बिकने लग गया आपका प्रोडक्ट या सर्विस तो कामयाब, वरना बर्बाद। जो खुद से आता है, कुछ ना कुछ बेचो, यदि बिकने लग गया आपका प्रोडक्ट या सर्विस तो कामयाब, वरना बर्बाद। दोबारा चालू करना पड़ेगा। ये एक हुनर है जो खुद से आता है, समाज को देखकर, ना कि किसी और से सीखकर। आप इसमें इंस्पायर हो सकते हो, पर वह आपकी कामयाबी के मालिक नहीं है, वे हम स्वयं कहलाते हैं। मतलब कहने वाली बात क्या है, आप चीज़ों से हुनर देखकर समझ सकते हैं, आपको कोई सिखा नहीं सकता आपका हुनर या स्किल्स हमेशा खुद से आती है मेजरली। फिर सोशल स्किल्स क्या कहलाती है, वो देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, इन्फ्लुएंस होना। दूसरा पॉइंट, लोगों को फंसाना सीख लो, क्योंकि आपने देखा ही होगा जो व्यक्ति लोगों को अच्छी बुरी आदतों में फंसाता है उसी के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, परंतु इनका नाश स्वयं इनकी प्रकृति ही कर बैठती है। जैसे मतलब आपको गंदी आदतों में डालेंगे, सबसे ज़्यादा गंदी आदतों में ही होगे, लड़केबाजी में, इन चीज़ों में। अब इनका क्या होगा, इनकी खुद की तो एनर्जी होगी नहीं, खुद तो दलदल में फंसे, तुम्हें भी दलदल में बुलाएंगे। तो ये फंसाते हैं। इनको फंसाने से क्या होता है, आप लोगों से काम करवा सकते हो अपने अनुसार, इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर है ये बहुत पैसा कमाते हैं। कुछ नया लाओ जो दिखे दुनिया को और विकास या विनाश के नाम पर चर्चित है। या तो आप डेवलपमेंट करो, ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें लाओ, सबसे ज़्यादा बिकती है। हकीकत है, दुनिया अपना विकास भी चाहती है, साथ में विनाश भी चाहती है। वो चाहती है मेरा विकास हो, दूसरे का विनाश ना हो, और वही दूसरा यूँ सोचता है इसका विनाश हो, मेरा विकास हो। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, और दोनों का ही विनाश होता है दोनों का विकास होने के बाद। मेजरली आपको ये थिंक करनी है, ह्यूमन मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी है पूरी। अगर इन दोनों के मैं बात करूँ ना, तो एक जो व्यक्ति पर्सपेक्टिव में खुद के है वो स्वयं हो गया, और जो दूसरा पर्सपेक्टिव स्वयं इमेच्योर होता है। तो इमेच्योर के कारण क्या होता है, खुद को भी बर्बाद कर लेता है तो दूसरे को भी कर लेता है, और यही दोनों में पनप पड़ी है। और अहम बात से व्यक्ति जानता है कि भड़वे दोनों ही मरेगी मेजरली। अब समझो, तीनों में ही फेवर तो दोगे। देखा है कि फेवर मिल रहा है तीनों में ही लोगों को, क्योंकि बिन लालच के कौन आपके लिए काम करेगा, काम से ही पैसा आता है। अब आता है सर्द गर्म का नियम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सर्द गर्म का नियम बता रहा हूँ। ये सर्द गर्म का नियम क्या है, कभी देखा या जाना है, गर्म चीज़ के लिए ठंडी चीज़ तीव्र होती है और ठंडे के लिए गर्म धीमी। अब चक्रों द्वारा ज्ञान जानते हैं। पहली बात, सर्द क्या है, स्वयं। गर्म क्या है, अहम। स्वयं अहम से सब कुछ बना है। अभी देखना है आपको, गर्म चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि ठंडी तीव्र होती है, गर्म से वहीं गर्म सीमित रह जाती है। क्यों, देखो, गर्म चीज़ इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि ठंडी बहुत जल्दी फैला कर रही है, और गर्म चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, वो एनर्जी लॉस कर रही है। लॉस कर रही तो धीमी लॉस कर रही है एज परस्पेक्ट। जब वो धीमी लॉस कर रही है तो जितनी देर में ठंडा उसे ठंडा कर दे रहा है, उतनी देर में वो अपने आप को वो नहीं कर पा रहा गर्म ना, वो अपने आप को बनाए रखने में ही गर्म रख रहा है। ठंडे को गर्म क्या करेगा। तो मेजरली यहाँ पे हमें ये होता है। अब सूर्य के लिए धरती बड़ी तीव्र चल रही है, परंतु धरती के लिए सूर्य धीमी गति से। ये दूसरा नियम है, क्योंकि सूर्य का काम दूसरा पॉइंट, सूर्य के लिए धरती बड़ी तीव्र चल रही है, परंतु धरती के लिए सूर्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि सूर्य का सूक्ष्म प्रकाश या कम प्रकाश ही धरती में अत्यधिक बदलाव कर देता है या दिखा देता है। मतलब कि उसका सूक्ष्म बदलाव ही, मतलब सूक्ष्म प्रकाश ही धरती में पूर्ण परिवर्तित कर सकता है। वहीं सूर्य का प्रकाश अत्यधिक होने के कारण उसमें अंतर ही नहीं दिखता, परंतु सूक्ष्म बदलाव तो होता है। मेजरली आपको ये समझना होगा।
वो दिखता नहीं है पर होता जरूर है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होता है। सूर्य अगर अपना प्रकाश डाल रहा है तो हम ये लगा सकते हैं बहुत दीर्घकालिक समय के बाद सूर्य भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और हम इससे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य को इतना अंतर नहीं पड़ता, जितना अगर सूर्य का प्रकाश पूरा धरती पर आ गया तो धरती को पूर्ण परिवर्तित हो जाएगा, और नेक्स्ट अगर इतना सा भी हिस्सा आ गया तो धरती पूरी ज्वाला में बदल जाएगी। अब सुनो तीसरा नियम, कॉन्ट्रैक्ट या कंसंट्रेशन। एलिमेंट ऑलवेज जल्दी लॉस करता है अपने आप को। गर्मी वाले में भी ये हुआ था, गर्म इतनी जल्दी ठंडा क्यों हो रहा था, जल्दी लॉस कर रहा था। वहीं फैली हुई या शांत चीज़, रिलैक्स चीज़ या रेस्ट चीज़, एलिमेंट में परिवर्तन धीमे होता है। बिकॉज दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर कि फैलाव से दुनिया की विभिन्नताओं का निर्माण हुआ है। रियलिटी में चीज़ें बनी किससे? फैलाव से। चीज़ें बनी किससे? अच्छी चीज़ों से। अब मैं थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे। चौथा पॉइंट, बुरी चीज़ों का विस्तार तीव्र होता है परंतु अच्छी चीज़ें धीमे विकास करती है। बाय फैक्टर या लॉ ऑफ नेचर, बुरी चीज़ों का विस्तार तीव्र होता है परंतु अच्छी चीज़ें धीमे विकास करती है। यह हकीकत है। अच्छाइयाँ बहुत धीमे विकास करती है, अच्छाइयाँ इतनी जल्दी कोई नहीं पकड़ता। बुरी चीज़ें, बुरी आदतें जल्दी पकड़ लेती है। अच्छी चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन होने पर ही बुरी चीज़ों का निर्माण होता है। क्या कहने वाली बात है। अच्छी चीज़ें जब अपने आप को रूपांतरण करती है, पहले लोग अच्छे होते हैं, हर व्यक्ति अच्छा होता है, जब उसके संग बुरा होता है तब वो बुरा बनता है। यहाँ पे भी हम बिहेवियर समझ पा रहे हैं। बाय द कोर्स ऑफ टाइम दिस इज़ द फैक्टर ऑफ नेचर या कॉल्ड मिसवेरिएबिलिटी। सर्द गर्म का नियम बता रहा हूँ। सर्द गर्म में मैंने तीव्र की बात करी, तीव्रता की, आत्माओं की बात करी, दोनों की आत्मा समान है ना, पर एक दूसरे से उल्टे है। क्यों? स्वयं चाहता है कि मैं चेंज हूँ, रिपीटेबल हूँ। अहम चाहता है मैं रिपीट हूँ, चेंजेबल मैं हूँ। तो यही चीज़ों के कारण मैंने सारी चीज़ें, अब ये चारों नियम बने हैं एक ही चीज़ों से, सर्द गर्म से, ठीक है। अच्छी चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट या कंसंट्रेशन होने पर ही बुरी चीज़ों का निर्माण होता है। बाय द कोर्स ऑफ टाइम दिस इज़ द फैक्टर ऑफ नेचर कॉल्ड मिसवेरिएबिलिटी। अब देखो, वैसे अनंत नियम है इन दोनों के, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अनंत नियम है, लिखे मैंने केवल 4 है, ठीक है। अब इन नियमों का लाभ क्या है? पहली बात, बिना लाभ के कोई नियम एग्जिस्ट नहीं करता, बिना किसी फ़ायदे के कोई नियम नहीं बनता, यह हकीकत समझ लो। परंतु अन्य के हानिकारक हो सकता है, अन्य के लिए हानिकारक हो सकता है अत्यधिकता के कारण। मतलब कहने वाली बात क्या है, मैंने नियम बनाए मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है, पर अत्यधिक लोगों के लिए हो सकता है उनमें कुछ बिरादरी ऐसी हो जिनके लिए वो नियम फ़ायदे की ही ना हो बल्कि हानिकारक साबित हो जाए। अब आता है इसका फ़ायदा क्या है। देखो सुनो, पहला उत्तर ही दे रहा हूँ मैं। ब्रह्मांड ठंडा है या गर्म? उत्तर है ठंडा, क्योंकि तीव्र है। ब्रह्मांड अच्छा है बुरा? उत्तर है बुरा। ब्रह्मांड फैलाव कर रहा है? हाँ, क्योंकि तीव्र है, अत्यधिक है, हमारी दृष्टि से या सृष्टि से अत्यधिक खतरनाक है। ब्रह्मांड जिज्ञासु है? हाँ, क्योंकि फैलावी है। क्या नए एलिमेंट्स अब भी पनप रहे हैं? हाँ, क्योंकि विभिन्नताएं फैलाव कर रही है ब्रह्मांड में। लाइफ कितने प्रतिशत क्षेत्र का लाइफ कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? तो पूर्ण का सूक्ष्म रूप, मतलब बहुत न्यूनतम ही जिंदगी है पूरी ब्रह्मांड में। ये कहलाता है चक्रों का ज्ञान, जिससे सत्य प्राप्त किया जाता है। अब देख लो, इन्हीं सर्दगर्म के नियमों से मैंने ब्रह्मांड के बारे में उत्पत्ति बता दी, पूर्ण ब्रह्मांड की चलती कैसे, आप कल्पना कर सकते हो बुराइयाँ कैसे पनपती है। अब आती थी सिनेरियो, एक पल जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, मतलब एक वह व्यवस्था जो कभी समाप्त ना हो, यही है सिनेरियो। पूरी वीडियो है किसकी? पूरी वीडियो क्या बोलते हैं, 2 फेज ऑफ लाइफ एंड सिनेरियोस की ही है, क्योंकि इसमें परफेक्ट के बारे में बताया है कि परफेक्ट चीज़ें होती क्या है रियलिटी में। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो कि सिनेरियोस के ऊपर ही होगी। हाँ, तो वीडियो का नाम है 2 फेज ऑफ लाइफ एंड सिनेरियोस एंड 2 फेज ऑफ लाइफ।